नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात रांची के निर्भया की। रांची के निर्भया कांड के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। राहुल रॉय को कोर्ट ने कल दोषी करार दिया था और आज सजा पर सुनवाई हुई, जिसके बाद राहुल को फांसी की सजा सुनाई गई। राहुल रॉय ने 16 दिसंबर 2016 को बीटेक की छात्रा की रेप के बाद जलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में राहुल रॉय पर 25 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया गया था और 8 नवंबर को गवाही शुरू हुई थी। इस मामले में पुलिस को काफी माथापच्ची करनी पड़ी क्योंकि शव जल चुका था। सरकार ने इस केस को सीबीआई को सौंपा। डीएनए टेस्ट के बाद यह साफ हुआ कि राहुल इस मामले में संलिप्त है। पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब उसे पता चला कि राहुल आदतन अपराधी है और पटना में उसने एक नाबालिग का रेप किया था, जिसमें वो पैरोल पर बाहर था और उसी दौरान उसने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। यही व्यक्ति है जिसने यह अपराध किया है। इसके बाद इसकी खोज की जाने लगी तो वो फरार था। उसी दौरान ये पता चला कि यह आदतन अपराधी है। इसने पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ भी रेप किया है, जिससे कि पटना की अदालत में इसके ऊपर पोक्सो एक्ट और 376 के अंतर्गत मामला चल रहा है। और उस मामले में ये पैरोल पे छूट के कुछ दिन के लिए घर गया था और वहां से फरार है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और धारा 302 के अंतर्गत डेथ सेंटेंस दिया। हम लोग संतुष्ट थे कि आज निकल अपराधी पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि सीबीआई के हाथ में थी और जो भी सजा हुआ अपराधी को हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध मेरी बेटी के साथ हुआ तो हम लोग आपस ला नहीं सकते हैं उसको। लेकिन अभी के क्राइम में समझ लीजिए वो बहुत निर्मम हत्या है, इसलिए कि मैं अपनी बेटी को अपने कंधे से उठा के था जला, कोई लाश छूने के लिए तैयार नहीं था। मैं इतना अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। किसान बोलता है कि आदमी हिम्मत होता है, लेकिन कितना हिम्मत रखेगा बोलने के लिए। इधर पाकुड़ में चुनाव कराने आए बीएसएफ के एक जवान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बड़हरवा से एम्बुलेंस के जरिए पाकुड़ लाया गया और फिर वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उसे रांची रिम्स भेजा गया। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर एबी के रेड्डी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और शरीर का एक साइड शांत पड़ गया था। इसके बाद वो जमीन पर गिर गए थे। कर्नाटक के रहने वाले बीएसएफ जवान एबी के रेड्डी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पदस्थापित थे और पाकुड़ में चुनाव कराने पहुंचे थे। अचानक मतलब ऐसे पैरालिसिस टाइप का हो गया था, बात नहीं कर पा रहा था, एक साइड काम नहीं कर रहा था। कौन है सर, उनका क्या नाम है? उनका नाम है एवी के रेड्डी, सब इंस्पेक्टर। किस कंपनी का? अल्फा कंपनी, 47 बटालियन का है। 47 बीएसएफ। अभी सुबह अचानक हुआ था। पेशेंट यहाँ आया, फिर हम लोग उनको रिसीव किए। ज़्यादा दिन नहीं रुकना पड़ा, हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर में मैं यहाँ से एक डॉक्टर एक एएनएम को साथ लगा के। और आइए अब देखते हैं झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। मुंगिया स्टील प्रेजेंट्स द सिलेक्शन शो। मुंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। झारखंड चुनाव पर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी को झटका लगा और जेएमएम कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए और जो भविष्यवाणी की गई है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। सभी एग्जिट पोल में जेएमएम के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी अपने लक्ष्य 65 पार से काफी पीछे नजर आ रही है। बाकी दलों के दावों की भी हवा निकलती दिख रही है। एबीपी वोटर के एग्जिट पोल की बात करें तो सत्ताधारी बीजेपी को जहां 32 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन की झोली में 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के पाले में महज 3 सीटें ही दिख रही हैं। वहीं सत्ता में साथी और सियासत के अखाड़े में दो हाथ कर रही आजसू को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन के खाते में 38 से 50 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से झारखंड में इस बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है। वहीं बाबूलाल की जेवीएम को 2 से 4 सीटें, आजसू को 3 से 5 सीटें, जबकि अन्य को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं।
कशिश न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी की झोली में 28 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि जेएमएम और सहयोगियों को 44 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कशिश न्यूज ने भी एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बना दी है। वहीं जेवीएम को 3 और आजसू को 3 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इन सब के बीच महा एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को महज 29 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, जबकि जेएमएम के नेतृत्व वाली महागठबंधन सत्ता के बेहद करीब दिख रही है। महागठबंधन की झोली में 41 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि जेवीएम को 3 और आजसू को महज 4 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। ये सारे एग्जिट पोल महज वोटर्स और लोगों से बातचीत के आधार पर किए गए सर्वे के नतीजे हैं। ऐसे में इसे बिल्कुल सटीक नहीं माना जा सकता। 23 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगा और जनता जनार्दन का जनादेश आएगा तो एग्जिट पोल और नतीजे में अंतर हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि एग्जिट पोल ने सभी दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां दिल थामकर 23 दिसंबर के नतीजे का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एग्जिट पोल के आते ही दावों का दौर भी तेज हो गया। एग्जिट पोल में बढ़त पर महागठबंधन के नेता जहां खुश हैं, तो वहीं बीजेपी और जेवीएम ने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया। देखिए, एग्जिट पोल पर मुझे कोई शक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी चूक हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव हुआ है और अपने पार्टी के सोर्स से सूचना मिली है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जनता का आदेश था कि गठबंधन करें आप, और आपको सरकार सत्ता की चाबी दी जाएगी। हमने गठबंधन किया, राज्य की जनता ने हमारे ऊपर में विश्वास किया। अधिकांश जनता जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, झारखंड वासी और जो सेम लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, सभी लोगों के मन में यही बात है। और चुनाव के दरमियान भी एक ही नारा गांवों में चलता था, अब की बार हेमंत सोरेन की सरकार। बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियां, कल एग्जिट पोल भी आया, रुझान स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर हम लोगों को विश्वास है कि 50 के पार महागठबंधन हर हाल में रहेगा। हम तो दावा 15 से ज़्यादा नहीं, हम तो दावा कर रहे थे कि बहुमत की सरकार बनाएंगे। 15 नहीं कह रहे थे, हम तो कह रहे थे कि बहुमत की सरकार बनाएंगे, और आज भी यही कह रहे हैं। अब रह गया सवाल कि 3 से 4 सीट दिखा रहा है। तो जब पहला बार हम लोग 2009 में चुनाव लड़े थे तो हम लोग 11 सीट लाए थे। इधर पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय ने दावा किया कि चुनाव का परिणाम बीजेपी के खिलाफ होगा। सरयू राय का दावा है कि बीजेपी 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और झारखंड में मिली-जुली सरकार बनेगी। चुनाव का नतीजा आने वाला है, वह नतीजा मिली-जुली सरकारों की तरफ ही इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी मंत्री हैं, विपक्ष के भी कदावर लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब जनता अपना मन मिजाज किस रूप में बनाई है उसी पर निर्भर करेगा। 2 महीने का लंबा चुनाव प्रचार और मतदान के बाद प्रत्याशियों ने अब राहत की सांस ली। दुमका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुबह से ही हथिया पाथर स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिल रही है। बूथ स्तर तक समीक्षा करने में वो मशगूल है। उन्होंने दावा किया कि दुमका विधानसभा से कमल ही खिलेगा। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हुए हैं। सभी लोग अपना अपना रिपोर्ट लेके आए हैं। हमारा क्षेत्र में ऐसा है, हमारा क्षेत्र में ऐसा है, और हम लोग गणित जोड़ रहे हैं। अभी रिलैक्स मोड में ही गणित जोड़ रहे हैं, कहाँ से हम कितना से लीड कर रहे हैं। यही दिन भर का आज चर्चा रहेगा। इधर चतरा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी सत्यानंद भोक्ता चुनाव खत्म होने के बाद पूरी तरह से रिलैक्स मूड में है। धुआंधार प्रचार प्रसार के बाद सत्यानंद भोक्ता अपने आवास के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ तिलकुट खाते दिखे। अपने आवास से सत्यानंद भोक्ता कार्यकर्ताओं की टोली के साथ शहर के जतरा ही बाग चौक पर पहुंचे और चाय की चुस्की ली। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि एग्जिट पोल से यह साफ है कि 23 दिसंबर को जो फैसला आएगा वो बीजेपी के विरोध में आएगा।
देखिए, तो होना ही था। जनता ने मन बना लिया था कि बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, और ये सरकार 5 वर्ष में एक भी विकास काम नहीं किया। पूरा दमन और कुचलने काम किया है, स्कूल बंद करने काम किया है, पढ़ा टीचर के हटाने काम किया है, आंगनबाड़ी पीटने काम किया है। गांव में एक भी योजना धरातल पर नहीं हुआ है। तो मतदान के बाद अब सबको 23 दिसंबर को आने वाले जनादेश का इंतजार है, और उससे पहले अब तमाम दलों के प्रत्याशी और नेता आराम के मूड में। चाईबासा से बीजेपी प्रत्याशी जेबी तुविद भी फिलहाल आराम के मूड में, और सोमवार को जनादेश का वो इंतजार कर रहे हैं। जेबी तुविद ने एग्जिट पोल को सच नहीं माना है। 1-2% के एरर से भी सीटें घटती बढ़ती रहती है, तो इससे ये आकलन नहीं लगाना चाहिए कि जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल जो धरातल का सच है उसके नज़दीक है। लेकिन इसे हम अपने जहन में रखते हैं कि जो बातें आ रही हैं वो 23 तारीख को सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबको इंतजार है 23 दिसंबर का, क्योंकि 23 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। 5 चरणों में संपन्न हुआ झारखंड चुनाव। 30 नवंबर को शुरू और 20 दिसंबर को आखिरी चरण के साथ संपन्न हो गया। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे गए। लातेहार के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जिले के डीसी जिशान कमर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव का मतगणना 2 दिन के बाद आगामी 23 को होने वाला है, जिसको लेकर के लातेहार में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बजगृह बनाया गया है और वहां का जायजा जिले के उपायुक्त ने लिया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से विधि व्यवस्था सुरक्षा की किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। जैसा आपने बताया कि ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में है वहाँ पर ब्रजगृह बनाया गया है। दोनों विधानसभा क्षेत्र मनिका और लातेहार के लिए यहीं पे बनाया गया है। हम लोगों ने इसको जो निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार ही इसके सुरक्षित किया गया है। इसमें 3 लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ये जो है ये यहाँ से जो है आउटर मोस्ट पेरीफेरी है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है 24/7 यहाँ पर ड्यूटी पे रहते हैं। उसके बाद ज़िले की पुलिस है जो कि सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। एंड देन थर्ड जो सबसे इनर पेरीमीटर हमारा जो है जहाँ पर ब्रजगृह के सबसे नज़दीक का है वो हम लोगों ने सीआरपीएफ के जवानों के उसमें उनकी 24/7 ड्यूटी लगाई गई है। नीचे एक जगह पे सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं, जो सिपाही हैं, जवान हैं, उनके लिए सीसीटीवी का है ताकि उनकी नज़र 24 घंटे बनी रहे। सभी जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनका अनुपालन किया गया। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को भी हम लोगों ने ये सुविधा दी है कि वो बाहर बैठ करके और सीसीटीवी पे 24 घंटे फीड अवेलेबल है और वो लोग बैठ करके यहाँ पर देखते भी हैं। वो लोग भी 24 घंटे यहाँ पर उनकी भी नज़र है। तो जो प्रोटोकॉल फिक्स किया गया है वो सारे को पूरा करते हुए हम लोगों ने ब्रजगृह को पूरी तरह से सुरक्षित रखा। एसएम धनबाद का 40वां दीक्षांत समारोह हुआ। समारोह में 2019 बैच के कुल 1988 छात्र छात्राओं में से 1200 छात्रों को डिग्री दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओएनजीसी के चेयरमैन शशि शंकर और छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। 58 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 17 को सिल्वर और 20 को स्पॉन्सरशिप मेडल से सम्मानित किया गया। पहली बार शुरू किए गए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल पश्चिम बंगाल कोलकाता के अभिषेक चट्टोपाध्याय और सबसे अधिक सीजीपीए हासिल करने वाली मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली मेघना खंडेलवाल को मिली। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं पूरे टाइम पढ़ाई में इन्वॉल्व थी, ऐसा था। मैंने सब कुछ किया कॉलेज में। मैं म्यूज़िक क्लब में इन्वॉल्व रही हूँ। मैंने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की और मैं आगे भी अगर मैं अपने जूनियर्स को कभी सजेस्ट करना चाहूँगी तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि पूरे टाइम पढ़ाई में लगे रहो। मैं हमेशा उनको बोलूँगी कि दोनों चीज़ें करो। पढ़ाई हो जाती है, आप अगर आप चीज़ें बैलेंस करना जानते हो तो आप काम भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी अच्छा कर लेंगे और आप पढ़ाई में भी कर लेंगे। एक तो जो डिपार्टमेंट में टॉपर होता है उसकी, फिर एक प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल जो यूजी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में जो ओवरऑल टॉपर होता है उसके लिए, फिर एक एसबीआई की कैश अवार्ड है और 2 स्पॉन्सर्ड मेडल्स हैं। अपना वक्त जो गुजरा आपका IGI से वो कैसा रहा? काफ़ी मेमोरेबल टाइम रहा है। 4 साल ऐसे देखते देखते बीत जाता है, पता नहीं चलता है। सेमेस्टर स्टार्ट होता है, दिन जाते रहते हैं, सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। वो तो 4 साल लगे नहीं कि 4 साल थे। मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर था, क्योंकि जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की 37 साल के बाद हमें यहाँ आने का
और इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इनफैक्ट जब मैं यहाँ आया, इस हॉल में बैठा था, तो जितनी पुरानी यादें थीं, तो जैसे होता है ना फ्लैशबैक में, सिनेमा में जैसे आता है, so I was just going through all those moments. इस बार हम लोगों ने नया प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल शुरू किया, जिसका जो हाईएस्ट CGPA था, और ये जब अवार्ड देते हैं तो बहुत हमें गर्व होता है। आपने देखा कि सब हेड्स और सब खड़े हो गए थे जब उन्हें अवार्ड मिल रहा था, और बाकी सब जो मेडल्स था, जो डिपार्टमेंट के टॉपर्स थे और डिपार्टमेंट के सेकंड पोजीशन वाले थे, उन सबको अवार्ड्स दिया गया। और अब आपको बिहार बंद के दौरान सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता का बंद ज्ञान सुनाते हैं। सड़क पर क्यों उतरे, क्यों बंद कर रहे हैं नहीं जानते हैं, बस बहाने के नाम पर बंद करना है। ये हाथों में डंडा लेकर के कौन सा बंद करना है? आतंक हो रहा है, बलात्कारी हो रहा है, बहुत बात को लेकर के बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं, जो हमारा जो आज बिहार है उस हिसाब से बंद करवा रहे हैं। किस कानून को लेकर? कानूनी के लिए जो कर रहे हैं, आतंक कर रहे हैं। क्या आतंक हो रहा है? आतंक यही हो रहा है कि महंगाई हो रहा है, जो आदमी मुर्गा का भाव कुछ है, लहसुन का भाव कुछ है, महंगाई को लेकर के बंद कर रहे हैं। हाँ, महंगाई कारण से बंद कर रहे हैं। ये जो नया कानून आया है, नागरिकता कानून, पता है आपको? नागरिकता कानून है पता। क्या लहसुन जो है 20 रुपए केजी होना चाहिए, उसको 200 रुपए केजी करना। नागरिकता कानून में लहसुन 20 रुपए किलो, 200 रुपए केजी चल रहा है। गरीब आदमी मर रहे हैं लहसुन प्याज खाए बगैर। ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम। अच्छा, NRC कानून में महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है सर, NRC कानून से, कानूनी जरिए से बढ़ रहा है सर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।